प्रधानमंत्री ने आज वो प्लान देश के सामने रखा है जिसको नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर प्रधानमंत्री आज से नहीं पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसके बारे में किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने सोचा तक नहीं। मोदी का मैसेज क्लियर है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से भारत के लिए अगले 25 साल का सॉलिड प्लान रेडी हो जाएगा। मोदी के आगे सारे मंत्री इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय मास्टर प्लान कहकर बुला रहे हैं। यह प्लान क्या है? इस प्लान में ऐसा क्या है कि इसकी लॉन्चिंग के लिए नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी का शुभ दिन चुना? इसकी फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाअष्टमी पर मोदी ने महाअनुष्ठान किया है। नवरात्र में मोदी व्रत भी रखते हैं, शक्ति की देवी की पूजा भी करते हैं। मगर आज मोदी ने देवी की शक्ति को देश की प्रगति की गति से जोड़ा और बिल्कुल अलग तरीके से देश को यह बात बताई। आज दुर्गाष्टमी है। पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है और शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। यह मोदी का मास्टर प्लान है जिसकी शुरुआत 21 में हुई है और डिलीवरी 24 में होगी। 2021 में लाल किले से मोदी का ऐलान और 2024 में फुल एंड फाइनल काम। मोदी का ये कौन सा मैजिक मंत्र है? ये कौन सा गेम चेंजिंग आइडिया है? धीरे धीरे इंडिया को गति देने वाले इस प्लान को डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्यों कहा, थोड़ी देर में आपको सब सुनाएंगे। पहले ये देखिए मोदी के विजन का सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक क्या असर हुआ। #PM गति शक्ति आज दिन भर ट्रेंड करता रहा। लोग इंटरनेट पर मोदी के गेम चेंजर मास्टर प्लान की डिटेल ढूंढते रहे। सुबह 11 बजे गूगल ट्रेंड्स पर मोदी का इंटरेस्ट ओवर टाइम 70+ था। मोदी के गति शक्ति मिशन का स्कोर भी 50+ था। इंटरनेट के नंबर से कंफर्म है लोगों को मोदी के राष्ट्रीय महाप्लान में दिलचस्पी थी। मगर मोदी विरोधियों के खेमे में सनसनी मची थी। कांग्रेस की एक टाइमलाइन पर मोदी को कोसने वाली स्क्रिप्ट थी। दूसरी टाइमलाइन हम दो हमारे दो पर अटकी थी। इस सियासी उठापटक के बीच मोदी अपना काम कर रहे थे। इंडिया को 3W और 2P का मंत्र दे रहे थे। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। साथियों, ऐसे ही प्रयासों से देश को विश्वास हुआ है कि हम तेज गति से काम कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य, बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। अब देश की अपेक्षा और आकांक्षा दोनों बढ़ गई है। इसलिए आने वाले 3-4 वर्षों के लिए हमारे संकल्प भी बहुत बड़े हो गए हैं। आज मोदी के 60 मिनट इंडिया के लिए डू और डिलीवर करने वाले थे। प्रधानमंत्री ने 2014 के पहले वर्क इन प्रोग्रेस का गणित भी समझाया, 2014 के बाद वर्क इन प्रोसेस का लॉजिक भी बताया और नेक्स्ट 25 इयर्स का इंडिया कैसा होगा इसका रोड मैप भी दिखाया। हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था।
वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। 2014 से पहले का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है और फ्यूचर का भारत कैसा होगा, आज मोदी ने इसकी व्याख्या फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ की। मोदी ने 10 एग्जाम्पल्स की मदद से 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत का लाइव डेमो दिया। हमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। मैं अपमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टैक्स के रूप में देश की जनता सरकार को देती है, उस पैसे का इस्तेमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर एक को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, चलता है, क्या है। देशवासी भी अभ्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा। मोदी ने इसी चलता है, चलने दो वाली सोच को बदलने का बीड़ा उठाया, सिस्टम को टाइट किया और फ्यूचर का विजन दिया। पीएम गति शक्ति नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्लान है। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग वैसे तो आज हुई है, रिजल्ट 2024 तक आएगा, मगर जब यह मिशन पूरा होगा तब मोदी के 10 साल की मेहनत रंग लाएगी। सही सुना आपने, प्रधानमंत्री 2014 से इस मेगा मिशन पर जुटे हुए हैं और 7 साल पहले ही मोदी ने 2024 का टारगेट सेट कर लिया था। ये 2014 की तस्वीरें हैं जब मोदी ने पीएमओ का चार्ज लिया था और पीएम की कुर्सी संभालते ही मोदी को अंदाजा हो गया था कि अगर देश को दुरुस्त करना है तो सिस्टम का वर्किंग कल्चर बदलना ही होगा। अगर काम तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है तो बंद फाइलें खोलनी होंगी, एक नए एक्शन प्लान पर काम करना होगा। मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेवारी के साथ आया तो भी ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट थे जो दशकों से लटके हुए थे। लाखों करोड़ रुपए के ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स की मैंने खुद समीक्षा की। सरकार के सारे विभागों, सारे मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया। पिछले 70 वर्षों की तुलना में आज भारत पहले से कहीं ज्यादा स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है। मोदी ने जो कहा वही किया। मंत्री से लेकर संतरी तक, नौकरशाह से लेकर पीएमओ तक सबको जोड़ दिया। पीएम गति शक्ति के तहत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है उसमें भारत सरकार के 16 मंत्रालय पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, सब ऑटो मोड में चलेंगे। मोदी को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसका जिक्र उन्होंने खुद किया है, वो भी उदाहरण के साथ। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। यह भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो यह स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था का पहिया होता है। मोदी इसी पहिए को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पीएम गति शक्ति मिशन में 9 पॉइंट एजेंडे पर फोकस है। नंबर 1, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर। नंबर 2, हर गांव में 4G कनेक्टिविटी। नंबर 3, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाना। नंबर 4, नेशनल हाईवे नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक एक्सपेंड करना। नंबर 5, ट्रांसमिशन नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना। नंबर 6, 220 नए एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स बनाना। नंबर 7, रेलवे की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाना। नंबर 8, 17,000 किलोमीटर के गैस पाइपलाइन का नेटवर्क खड़ा करना। और नंबर 9, 202 फिशिंग क्लस्टर्स और लैंडिंग सेंटर्स बनाना। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कहां 1900 और कहां 7,000। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3,000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 24,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया। कहां 3,000, कहां 24,000। 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। बीते 7 वर्षों में हमने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया है। 2014 से पहले हमारे पोर्ट्स पर वेसल टर्न अराउंड टाइम 41 आवर 41 घंटे से भी ज्यादा था। अब ये घटकर 27 घंटे रह गया है। इसे और कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मोदी के फ्यूचरिस्टिक विजन से सिर्फ एक जगह ही, जी हां, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। शुरुआत केंद्र से होगी और बाद में नगर निगम के लेवल तक पहुंचेगी। आसान शब्दों में कहें तो गति शक्ति प्रोजेक्ट सरकारी वर्क कल्चर में बदलाव का एक प्रयास है, जिसमें अभी तक यही होता था कि दाहिने हाथ को भी नहीं पता होता था कि बायां हाथ क्या कर रहा है। मगर अब ये कल्चर बदल जाएगा। अब किसी के भी दिमाग में पहला सवाल आएगा कि मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से आम लोगों को, देश के टैक्स पेयर्स को कैसे फायदा पहुंचेगा। अब इसका जवाब सुनिए। इस योजना के तहत बिना किसी योजना के किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाली रुकावटें दूर होंगी। देश में बिना किसी रुकावट के आवाजाही हो सकेगी। लोगों के सफर का समय घटेगा। विकास प्रोजेक्ट्स को तुरंत मंजूरी मिलेगी। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा। बेहतर प्लानिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने में लागत और देरी कम होगी। लोकल निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। नए इकोनॉमिक जोन विकसित किए जाएंगे। साथ ही साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और इन सबसे देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा गति मिलेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है। साथियों, ये जितने भी लक्ष्य मैंने गिनाए हैं, ये लक्ष्य सामान्य नहीं है और इसलिए इनको हासिल करने के लिए प्रयास भी अभूतपूर्व होंगे और इसके तरीके भी अभूतपूर्व होंगे और इन्हें सबसे ज्यादा ताकत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से ही मिलेगी। मोदी 2024 वाले जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट अभी से नंबर्स में देखने लगे हैं। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 9.5% की दर से बढ़ेगी, जबकि अगले साल यानी 2022 में 8.5% की दर से इसमें वृद्धि का अनुमान है। गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के आसपास ना तो अमेरिका है, ना ही चीन है और ना ही कोई और देश। एक लाइन में कहें तो मोदी सिर्फ सियासी प्रोजेक्ट का काम नहीं बदलते, कोई नया प्लान सिर्फ लॉन्च नहीं करते,
हर प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं और सिस्टम की मदद से उसे अंजाम तक पहुंचाकर इंडिया के फेवर में रिजल्ट लाते हैं। मोदी का गति शक्ति मिशन इसी दिशा में देश को गति देने का काम करेगा और इसका रिजल्ट 2024 में दिखाई देगा। और शाहरुख का बेटा आज रात जेल में ही रहेगा। आर्यन खान को फिर एक नई तारीख मिल गई है। कल की तारीख। आज कोर्ट में तीखी बहस हुई। आर्यन के वकील ने तो यहां तक कह दिया कि आर्यन क्रूज तक गए ही नहीं और उनके पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी नहीं मिला, तो किस वजह से जेल में रखा जा रहा है। जब एनसीबी की बारी आई तो उन्होंने व्हाट्सएप चैट के 2 शब्द पकड़े। 2 शब्द पर बहस चलती रही। शाम हो गई और एक नई तारीख मिल गई। जिस केस पर सबकी नजर है, उस केस के अंदर खाने क्या चल रहा है, देखिए हमारे 3 रिपोर्टर्स की ये रिपोर्ट। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, एनसीबी भी कहती है, आर्यन खान के वकील भी कहते हैं। फिर भी 11 दिन से एनसीबी के शिकंजे में क्यों है आर्यन खान? सबसे बड़ा सवाल यही है और एनसीबी के पास इसका जवाब नहीं है। आर्यन खान क्रूज में पहुंचे भी नहीं थे, फिर भी हिरासत में ले लिया गया। आर्यन के वकीलों का कहना है कि जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि एनसीबी कह रही है कि एक बड़ा गैंग चल रहा है जिसके तार इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हैं। इस केस के दौरान एक नया टर्म आया है, इलिसिट इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग। एनसीबी ने आर्यन खान पर इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का भी चार्ज लगाया है। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में साफ कहा कि इतने भारी भरकम आरोप लगाने के पहले एनसीबी को सोचना चाहिए। अगर इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग में आर्यन खान शामिल था तो फिर एनडीपीएस की धारा 27A उसके खिलाफ क्यों नहीं लगाई गई? क्या एनसीबी के पास सबूत है कि आर्यन खान कॉन्ट्राबैंड के उत्पादन, उसको हासिल करने और उसके को बेचने में लिप्त था? साथ ही व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए एनसीबी ने यह कहा कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर्स के संपर्क में था। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई है और यह भी पूछा गया है कि आखिर यह इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर का लोकेशन क्या है। आर्यन के वकील कह रहे हैं कि सबूत के नाम पर एनसीबी के पास सिर्फ व्हाट्सएप चैट है जिसमें किसी विदेशी से बात का जिक्र है। एनसीबी सिर्फ यही कह रही है कि वो अन्य आरोपियों से कनेक्टेड है। सवाल यह है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसे 27A में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 27A इलिसिट ड्रग्स ट्रैफिकिंग के तहत आता है। बार बार आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट का जिक्र आता है जिसे एनसीबी आर्यन खान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मान रही है। एनसीबी ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट में बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स की बात की गई जिसमें ड्रग्स का जिक्र है और वो हार्ड ड्रग्स हैं। ऐसे में बिना जांच के आर्यन को कैसे बेल दी जा सकती है? आर्यन के वकील का कहना था कि आर्यन को गिरफ्तार किया गया है कंजम्पशन के चार्जेस के तहत। इलिसिट ड्रग्स ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई एनडीपीएस की धारा 27A को आर्यन के खिलाफ नहीं लगाया गया है, जबकि जो अन्य आरोपी गिरफ्तार है उनके खिलाफ 27A लगाया गया। इसका साफ अर्थ ये होता है कि एनसीबी के पास इलिसिट ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर कोई भी सबूत आर्यन के खिलाफ नहीं है। बावजूद इस केस में उन्हें फंसाने के लिए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जब बचाव पक्ष के इन दलीलों को खारिज करने के लिए सरकारी पक्ष को मौका मिला तब सरकारी पक्ष की तरफ से एएसजी ने यह दावा किया कि उनके पास जो व्हाट्सएप चैट्स है उन चैट्स में आर्यन कथित रूप से एक विदेशी नागरिक से बात कर रहे हैं और इस बातचीत के दौरान बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है और यह ड्रग्स भी कोई साधारण ड्रग्स नहीं बल्कि यह ड्रग्स हार्ड ड्रग्स है। तो इस तरह का दावा जो है आज एएसजी की तरफ से सुनवाई के दौरान किया गया और आर्यन के ये कथित रूप से चैट्स को जज को भी दिखाया गया। जज ने भी वो पर्टिकुलर हिस्सा पढ़ा जहां पे इस बातचीत के होने का जिक्र एनसीबी कर रही थी। अब दोनों पक्षों को जज ने सुन लिया है, लेकिन बेहद गंभीर आरोप आज एनसीबी द्वारा इस चैट को लेकर आर्यन खान पर लगाया गया है। शाम तक कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, जिसके बाद आर्यन की सुनवाई कल तक टाल दी गई। मतलब एक दिन और जेल में आर्यन खान रहेंगे और कल पता चलेगा कि आर्यन खान को जेल होगी या बेल। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जब आर्यन के पास से कुछ ड्रग्स नहीं मिली तो वो जेल में क्यों है? लेकिन एनसीबी का कहना है कि आर्यन के खिलाफ बहुत सबूत हैं। अमित देसाई की दलील थी कि आर्यन खान युवा है, वो कोई ड्रग पेडलर नहीं है कि एनसीबी उनको न्यायिक हिरासत में रखने के लिए आतुर है। वहीं एनसीबी की तरफ से अपीयर हो रहे अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, अगर उन्हें जेल से बाहर भेजा गया तो वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
अब जरा ये भी जान लीजिए कि एनसीबी को किससे क्या मिला। आरोपी आर्यन खान, कोई ड्रग्स नहीं मिली। आरोपी अरबाज मर्चेंट, जूते से 6 ग्राम चरस मिली। आरोपी अचित कुमार, 2.6 ग्राम गांजा मिला। आरोपी अब्दुल कादर शेख के साथ एक नाइजीरियन चिनेवे एक्वे के पास से 15 एक्सटेसी पिल्स मिली। आरोपी मुनमुन धमीचा, 5 ग्राम चरस मिली। आरोपी विक्रांत चोकर, 5 ग्राम मेफ्ड्रोन, 1 ग्राम कोकीन। आरोपी इश्मीत, 14 एमडीएमए एक्सटेसी पिल्स। आरोपी गोमित, 4 पिल्स। मोहक जायसवाल, इससे कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन नुपुर को एमडीएमए की 4 पिल्स सप्लाई के सबूत मिले। आरोपी नंबर 19 पेडलर शिवराज रामदास, 62 ग्राम चरस मिली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज की 6वीं रात भी अर्थर रोड के जेल के बैरक नंबर 1 में कटने वाली है। ये अर्थर रोड जेल, जहां पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार को आए थे 8 तारीख को, और 8 तारीख को शाहरुख खान के बेटे के साथ एनडीपीएस के इस केस के सभी 5 आरोपियों को भी यहाँ पर लाया गया था। मुनमुन धमीजा जो महिला आरोपी है उसे भाईखला जेल में रखा गया, लेकिन अर्थर रोड जेल के अंदर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बाकी आरोपियों को लाया गया। यहाँ पर लाए जाने के बाद से ये जो सामने आपको जेल की बैरक दिख रही है, बैरक नंबर 1, जिसे आइसोलेशन सेल भी कहा जाता है, इस आइसोलेशन सेल के अंदर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बाकी के जो इस केस के 5 पुरुष आरोपी हैं उन्हें रखा गया है, जिसमें अरबाज मर्चेंट हैं और बाकी आरोपी हैं। इन सभी आरोपियों में सबसे ज्यादा चर्चा आरोपी नंबर 1 आर्यन खान की है। एनसीबी ने कोर्ट में जो रिप्लाई दिया है उसमें आर्यन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उसके पास सबूत हैं। अरबाज के पास से आर्यन ड्रग्स खरीदता था। आर्यन अरबाज एक दूसरे के नजदीक थे, साथ घूमते थे, जो एनडीपीएस की धारा 29 को लागू करने के लिए पर्याप्त है। आरोपी नंबर 17 अचित कुमार और आरोपी नंबर 19 शिवराज हरिजन ही आर्यन और अरबाज को ड्रग्स मुहैया कराते हैं। आर्यन अरबाज ने साथ सफर किया, इससे साफ है कि वो दोनों कॉमन इंटेंट के तहत क्रूज पर गए थे। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन अपराध की साजिश में शामिल होने के सबूत मिले हैं। ड्रग्स की खरीदारी और लेन देन में लिप्त था। आर्यन खान विदेश के कुछ व्यक्तियों के संपर्क में था, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स से जुड़े हुए हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैट पर कई सबूत मिले हैं। अदालत में इलिसिट ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर आर्यन खान के वकीलों ने एनसीबी पर सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में एनसीबी ने कोर्ट को बड़े सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट दिखाए हैं, जिसके आधार पर वो बड़े गैंग में आर्यन के शामिल होने की बात कह रही है। लेकिन कोर्ट एनसीबी की दलील पर क्या फैसला देता है, ये कल पता चलेगा, जब कल दोबारा 12 बजे आर्यन की बेल पर सुनवाई होगी। They have some evidences जहाँ पे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस है जो इंटरनेशनल ड्रग डीलिंग और ट्रैफिकिंग के ऊपर एविडेंस देते हैं। However, there is nothing as of now on record. तो अभी देखते हैं, कल फर्दर आर्ग्यूमेंट्स के लिए रखा है, then you'll come to know कि what are the arguments. व्हाट्सएप चैट के अलावा आर्यन की सबसे ज्यादा मुश्किल अरबाज मर्चेंट बढ़ा रहा है, जिसके साथ क्रूज पर वो गए थे। एनसीबी ने इसे अपने रिप्लाई में आर्यन के खिलाफ बड़ा सबूत बताया है। आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट आर्यन खान का सबसे खास दोस्त बताया है। कहा गया है कि क्रूज में दोनों एक साथ गए थे। एनसीबी को अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम चरस मिली थी और आरोप ये है कि अरबाज ही कई बार आर्यन को ड्रग्स मुहैया करा चुका है। जी हम आज भी यही कह रहे हैं कि हम वो फैक्ट तो डिनाई ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोसिक्यूशन की केस वैसे के वैसे भी देखें तो भी उसके पास से जो रिकवरी हुई है, जो एलिजिडली रिकवरी हुई है, वो भी कंज्यूमेबल क्वांटिटी है और उसके कबूलीनामा में भी यही है कि वो कंज्यूम करने आया था, जिसकी सज़ा सिर्फ 6 महीने की है। देखिए, आप ये कह रहे कंज्यूम करने आया था, लेकिन उनके पास कहाँ से आया था? एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है अरबाज और आर्यन, ये बात वो कह रहे हैं। जी, ये बात प्रोसिक्यूशन कह रही है, लेकिन वो साबित करने के लिए या वो प्राइमा फेसी भी एस्टेब्लिश करने के लिए उनके पास कोई ऐसा ठोस पुरावा नहीं है जो उन्होंने लीगली लिया हो। पूरे मामले में एक गैंग काम कर रहा है। सुनवाई के दौरान अनिल सिंह ने कहा कि इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि आर्यन वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्योते पर गया था और उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त अरबाज अपने साथ क्या लेकर आया है। यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। साजिश को लेकर अनिल सिंह का कहना था कि यह ज़रूरी नहीं कि हर साजिश में ड्रग्स बड़ी मात्रा में ही मिले। मान लीजिए किसी घटना के बारे में
10 लोगों को पता हो कि क्या होने वाला है तो यह भी साजिश का हिस्सा है और इसीलिए इस पूरे मामले के तह तक जाना, जड़ तक जाना बेहद ज़रूरी है। और इसी बात का हवाला देते हुए अनिल सिंह ने कहा कि इस केस के जो भी आरोपी है उन्हें अगर अब इस वक्त जमानत पे छोड़ा गया तो वो इस केस के जुड़े हुए सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। एनसीबी के सबूत कोर्ट में कितने खड़े रह पाते हैं ये अदालत बताएगी, लेकिन इस मामले पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एनसीबी पर सवाल खड़े कर सियासी हेडलाइन जरूर दे दी है। सच बताओ तो हम कभी कभी सीबीआई की बात सुनते थे। क्या के लिए सुनते थे कि सब लोग यहाँ कोई एक ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ तो विधानसभा में लोग बोलते थे कि यहाँ की पुलिस ठीक जांच नहीं करिए, क्राइम ब्रांच को दे दो, ये हम सुनते थे। और आजकल ईडी हमें मालूम नहीं रहती इससे भाई, ये सब नई एजेंसी, ये नार्कोटिक बोर्ड, ये तो इनकी देन है, इनके तो फिर मुझे हमें मालूम हो गया, जैसा ऐसा इसलिए हमें मालूम नहीं था। ये सब एजेंसी किसका पॉलिटिकल लाइफ में काम करने वाले किसी का संबंध आज तक कभी नहीं था, मगर इसका गैर इस्तेमाल करना जब शुरू हो गया सब लोगों को पता है। वीर सावरकर पर सियासत का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। सावरकर पर इस नई लड़ाई में ओवैसी भी कूदे, शरद पवार भी कूदे, संजय राउत भी कूदे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी कूदे। सावरकर हीरो हैं या फिर विलन? क्या सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी या फिर गांधी जी के कहने पर सावरकर ने माफी मांगी थी? महात्मा गांधी सावरकर के बारे में क्या सोचते थे? इन सवालों के जवाब नेताओं से नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी यह रिपोर्ट देखने से मिल सकते हैं। सावरकर का नाम सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा है। ओवैसी, भूपेश बघेल, संजय राउत, शरद पवार जैसे बड़े बड़े नेता सावरकर की किताबें पढ़ रहे हैं। सावरकर पर गांधी जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। सावरकर और गांधी की मुलाकात कब हुई, किस साल में हुई, अब इसी पर पूरा सियासी चैप्टर लिखा जा रहा है। और इसकी शुरुआत हुई राजनाथ सिंह के इस बयान के साथ। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। राजनाथ के इस बयान के बाद ओवैसी की पूरी टाइमलाइन सावरकर के नाम से भर गई। ओवैसी ने सावरकर पर 1 दर्जन ट्वीट और रीट्वीट कर डाले और एक नई पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जिसमें नाम महात्मा गांधी का लिया गया और निशाना सावरकर पर साधा गया। अब ये जो मोहतरम है सावरकर, ये जेल में गए 1911 को। कब गए जेल में? जुलाई 4, 1911 को गए। ये जरूरी है बोलना क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो दिखाते टीवी वाले, इन एक और भड़काऊ भाषण गुरुद्वारे में दे गए बोलते। तो जुलाई 4, 1911 को उन्होंने जेल में डाले सावरकर को। अब राजनाथ सिंह ये बोल रहे कि महात्मा गांधी खुद उनको ये बोले कि आप अंग्रेजों को एक खत लिखो, मर्सी पिटीशन लिखो, माफीनामा लिखो। मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले या क्या, कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है। अब ये समझे कि हम लोग हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे। वो हम तेलुगु में बोलते कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल। ये पहली झूठ इनकी। अब दूसरी बात यह है कि
वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और माफीनामा लिखे नवंबर 14 को 1913 को, और तीसरा महात्मा गांधी भारत को कब आए? जनवरी 9, 1915 को। माने 2 खत लिख चुके थे अंग्रेजों को सावरकर। अगर वो अंग्रेजी का खत आपके सामने पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, तो ये जितने संघ परिवार के लोग हैं आग बुझला हो जाएंगे, इतनी तारीफ कर रहे अंग्रेजों की। जैसे ओवैसी की पॉलिटिकल लाइन लेंथ एकदम क्लियर है, वैसे ही भूपेश बघेल की पॉलिटिकल लाइन लेंथ भी सावरकर पर एकदम क्लियर है। भूपेश बघेल के थॉट उनके लीडर राहुल गांधी से मैच करते हैं। लो भले नई बात आ गई। एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताइए आप, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सिलवेयर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद 2 राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। हैदराबाद और छत्तीसगढ़ से आगे निकलकर जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो यहां सावरकर पर अलग राजनीति हो रही है। शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, लेकिन वो सावरकर के पक्ष में कूद पड़ी है। या पद्धतीने तुम्ही माफी मागितली असं म्हणता, अशी माफी त्यांनी कधीच मागितली नाही। राजकारणामध्ये असेल, तुरुंगवासामध्ये असेल, अनेकदा काही स्ट्रॅटेजी ठरवायच्या असतात। तुम्ही जर संपूर्ण समग्र सावरकर पाहिलं किंवा सावरकरांचा अभ्यास केला तर 10 वर्षापेक्षा जास्त काळ जो क्रांतिकारक तुरुंगामध्ये खितपत पडलाय, त्याला असं वाटलं की इथे खितपत पडण्यापेक्षा आपण बाहेर येऊन वेगळं कार्य करावं, आणि त्यासाठी जगभरात जे मार्ग स्वीकारले जातात बाहेर येण्याचे, बाहेर पडण्याचे, त्या तुरुंगवासातून तोच मार्ग सावरकरांनी स्वीकारला असेल। तो वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के समय से लेकर आज तक शिवसेना मांग करती रही कि उन्हें भारत रत्न दीजिए। ये बहस अब से शुरू हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 7 बरस हम सत्ता पे हैं, बहुत बड़ा बहुमत है, सावर जी का सम्मान होना आवश्यक है, और यही वक्त है। ये बाहर बहस करने से अच्छा है स्वतंत्र वीर सावरकर जी को इस 75 साल के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। शिवसेना सावरकर को भारत रत्न देने की बात कर रही है, और शरद पवार भी आजकल सावरकर की किताबों के पन्ने पलट रहे हैं। मैंने जो सावरकर के बारे में पढ़ाई की, इसमें ये बात मैंने कभी देखी नहीं। एक गांधी जी के बारे में जो मैंने आज तक पढ़ाई की, तो इसमें नहीं है। अभी आप देखेंगे मेरे गांधी जी के बारे में लेटेस्ट एक जो पब्लिश हुआ इसी हफ्ते में, और मैंने आज ही परचेज किया वही देखने के लिए कि ये कहाँ है। मगर हे साऱ्यानंतर मला कुठे दिसेना, पण मी आता पुण्याच्या रस्त्यावर जाताना वाचून काढले, आणि राजनाथ सिंगने जो काही गप एक्सपोज केला आहे तो कुठे दिसतोय का हे बघायला। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर महात्मा गांधी सावरकर के बारे में क्या सोचते थे। महात्मा गांधी ने अपनी चिट्ठियों और अपने लेखों में सावरकर के बारे में क्या लिखा है। कानून की पढ़ाई के लिए विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटेन गए थे। साल 1996 में लंदन के इंडिया हाउस में महात्मा गांधी और वीर सावरकर की पहली मुलाकात हुई थी। प्रसिद्ध लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब में इस मुलाकात का जिक्र किया है। विनायक दामोदर सावरकर ने महात्मा गांधी से कहा कि वो सबके साथ खाना खाएं। सावरकर एक चितपावन ब्राह्मण थे। उनको मछली पकाता देखकर गांधी हैरान रह गए, और कट्टर शाकाहारी होने के कारण गांधी ने सावरकर के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। तब सावरकर ने गांधी का मजाक बनाते हुए कहा कि अगर आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते तो हमारे साथ काम कैसे करेंगे, और ये केवल उबली हुई मछली है, जबकि हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो अंग्रेजों को कच्चा खा जाए।
समय के साथ साथ गांधी और सावरकर के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। बात बहुत साफ है, अंग्रेजों के खिलाफ सावरकर के विचार बहुत उग्र थे, लेकिन गांधी जी अहिंसा की लड़ाई लड़ने के समर्थक थे। मार्च 1910 में अंग्रेजों ने वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। साल 1911 में उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में भेज दिया गया। साल 1921 में अंग्रेजों ने सावरकर को अंडमान से रिहा कर दिया, यानी उनकी काला पानी की सजा साल 1921 में खत्म हुई, लेकिन सावरकर को साल 1924 तक नजरबंद रखा गया। साल 1927 में सावरकर को नजरबंदी से रिहा किया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे। साल 1927 के मार्च महीने में ही महात्मा गांधी को रत्नागिरी आना था। महात्मा गांधी के सावरकर से मतभेद थे, लेकिन इसके बाद भी गांधी ने सावरकर को एक चिट्ठी लिखी और उनसे मिलने की इच्छा जताई। हमारी लंबी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन सत्य के एक प्रेमी की तरह मैं आपका कितना सम्मान करता हूँ, ये बात आप जानते हैं। सत्य के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हमारा लक्ष्य तो एक ही है और मतभेदों के बावजूद भी मैं आपसे बात करना पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं 2-3 दिन के लिए रत्नागिरी आऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा। वीर सावरकर ने भी इसके जवाब में गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में लिखा कि आपका धन्यवाद, आप आजाद हैं, लेकिन मैं कैद में हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी स्थिति भी मेरी जैसी हो जाए, लेकिन मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। जब महात्मा गांधी रत्नागिरी आए तो महात्मा गांधी का पूरा सम्मान करते हुए वीर सावरकर ने बाकायदा अपने छोटे भाई नारायण राव को गांधी जी के पास भेजा और उनको मुलाकात के लिए निमंत्रण दिया। महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ सावरकर से मिलने उनके आवास पर गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।